लेंगे समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे कारगिल विजय दिवस की। कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। द्रास में बने कारगिल युद्ध स्मारक स्थल पर उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किया। घुसपैठियों के भेष में द्रास और बटालिक कारगिल तुर्तुक की पहाड़ियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पड़े थे। साल 1999 में भारत के वीर जवानों ने अपने रणकौशल, अदम्य साहस और पराक्रम से पराजित किया। बर्फीली चोटियों में घुसकर बैठे कायर पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय सेना ने चुन चुनकर खदेड़ दिया। पूरे 84 दिन बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने घोषणा की थी कि पूरे क्षेत्र को दुश्मनों से मुक्त करा लिया गया। उस वक्त एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की नीति को एक बार फिर चेताया और स्पष्ट किया कि भारत सक्षमता से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय को देश की विरासत करार दिया। उन्होंने कहा कि यह स्वाभिमान और गर्व का पर्व है। हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया, टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी। और साथियों, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे। ये तो देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला और इसलिए आज ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का हम पुण्य स्मरण कर पा रहे हैं। वरना अगर वही आ जाते तो इस युद्ध विजय की इस तारीख को याद नहीं करते। साथियों, कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी। ये विजय देश की विरासत है। सेना में रिफॉर्म को लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनके लिए दल से बड़ा देश है और राजनीति से बड़ी राष्ट्र नीति है। उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और अफवाह पर करारा हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्र की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है।
हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। प्रधानमंत्री ने सीमा क्षेत्र में इंफ्रा और कनेक्टिविटी मिशन को बढ़ावा देते हुए शिनकुला सुरंग निर्माण कार्य शुरू किया। उन्होंने शिलान्यास और निर्माण का प्रथम विस्फोट किया। ये सुरंग आर्थिक और रणनीतिक सैन्य महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने आज कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में लद्दाख को एक नायाब तोहफा दिया। पीएम मोदी ने बटन दबाकर शिनकुला सुरंग का पहला विस्फोट किया। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन कर रही है। इस ऑल वेदर टनल के बनने से हिमाचल और लद्दाख और करीब आ जाएंगे। साथ ही इस सुरंग का सामरिक महत्व भी है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले यहां से वर्चुअल फर्स्ट ब्लास्ट किया है शिनकुला टनल का, और मेरे साथ हैं डीजी बीआरओ। आइए मुझसे बात करते हैं। जनरल रघु, प्रधानमंत्री ने बीआरओ की बहुत तारीफ की है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, ये टनल कब तक कंप्लीट हो जाएगी और कितनी लंबी है ये? जैसे कि आपने बताया विशाल, ये बीआरओ के लिए एक अद्वितीय सम्मान है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जिनके गतिशील और दूरदर्शी जो इनका हर एक जो डिसीजन है, इसमें जो इन्होंने जो बहुत ही लंबित आवश्यकता थी लद्दाख क्षेत्र को, जो सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से जो कनेक्टिविटी बहाल करने की जो आवश्यकता थी, इसको अभी एक बढ़ावा दिया गया है। और कब तक ये पूरा हो जाएगा? ये टनल जो है, इसकी पीडीसी 4 साल की है और ये 4 साल में हम कंप्लीट कर देंगे। ये कितनी लंबी है? ये टनल 4.1 किलोमीटर है और ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति का जो वैली है उसको लद्दाख में जो जंस्कर वैली है उसको कनेक्ट करती है। ये 4.1 किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्विन ट्यूब है, यानी इसका मतलब एक ट्यूब से आना और दूसरे ट्यूब से जाना, और दोनों ट्यूब्स के बीच में हर 500 मीटर में एस्केप पैसेजेस हैं। और ये हाईएस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये टनल बनाया जा रहा है और इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी स्कीम्स, यानी जो वेंटिलेशन सिस्टम है, जो फायर फाइटिंग की सिस्टम है,
जो कैजुअल्टी इवैक्यूएशन की सिस्टम है, मॉनिटरिंग की सिस्टम है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, ये सभी इसमें रहेगा। तो जैसे कि आपने सुना, सेला टनल के बाद एक और फेदर बीआरओ के कैप में, और ये जो टनल है वो हिमाचल को लद्दाख के और करीब ले आएगा, और वो भी ऑल वेदर। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बरिस्टो, टीडी न्यूज़, कारगिल। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर आज के दिन की बात करते हैं तो गर्व का दिन है और बेहद भावुक दिन भी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां पर गए, वहां पर बातचीत की, वहां पर एक कड़ा संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि मैं उस ज़मीन से बात कर रहा हूं जहां पर आतंक के आकाओं को सीधी मेरी आवाज़ जा रही है, किस तरह का एक बड़ा और कड़ा संदेश? बिल्कुल रमा, सबसे पहले आपको रजत जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सदा इसको बेहतर कौन समझेगा, कश्मीर में आपने काफ़ी रिपोर्टिंग की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि आप भारत माता की जय का नारा लगाइए, और इतना ऊंचा और इतना ऊंची आवाज़ में वो नारा होना चाहिए कि इन पहाड़ियों के उस पार तक आवाज़ जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम विजय दिवस की रजत जयंती मना रहे हैं। एक बहुत खुशनुमा माहौल था, कुछ आंखें नम भी थी जिन्होंने अपनों को खोया, और उनका दुख इस बात का था, जैसे कि मेरी बात हुई मेजर सीबी द्विवेदी की पत्नी से जो वीर नारी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि आज वो जिंदा नहीं है इस समारोह में शामिल होने के लिए, लेकिन मैं गर्व करती हूँ कि उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए। तो ये जज्बा है रमा। और जब हम कारगिल की बात करते हैं, 25 साल जरूर हो गए हैं, लेकिन आज भी हिस्ट्री में इस बैटल का नाम मदर ऑफ ऑल बैटल्स के नाम पर है। और क्यों ना हो, 18,000 फुट की ऊंचाई पर हमने वो लड़ाई जीती, और वो भी नामुमकिन को मुमकिन में बदला, जब पाकिस्तान ने धोखे से हमारे पीक्स पर कब्जा किया, चाहे वो टोलो लिंक हो, चाहे वो टाइगर हिल हो, और हमने उनको हराया। और इसमें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स सफ़ेद सागर, जिसको हम ऑपरेशन सफ़ेद सागर कहते हैं, उसके तहत पाकिस्तान के तमाम इरादों को नेस्तो नाबूद कर दिया। और यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने ये जो चुपके से ये जो हमारी पीठ पे खंजर भोंकने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की, उसका नाम पाकिस्तान ने रखा था ऑपरेशन बद्र। वो नेस्तो नाबूद हुआ, और आज मैं और आप और पूरा देश मना रहा है विजय दिवस की रजत जयंती। बिल्कुल, और इसी रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वहां जाकर एक भावुक संदेश भी दिया, कड़ा संदेश भी दिया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की उन्होंने बात कही, और ये भी कहा कि सैनिकों की जो वर्षों पुरानी मांगे थी वो लगातार पूरी की गई। किस तरह से रक्षा के साथ साथ विकास भी लगातार केंद्र की प्राथमिकता में है, ये भी प्रधानमंत्री ने बताया। देखिए रमा, जब हम रक्षा और विकास की बात करते हैं तो ये दो सेगमेंट में इसका जवाब दूंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बात की डिफेंस रिफॉर्म्स की। उन्होंने कहा कि सालों से हमारी जो फौजें हैं वो मांग कर रही थी कि डिफेंस रिफॉर्म्स किए जाएं, लेकिन पुरानी सरकारों ने हिम्मत ही नहीं दिखाई। हमारी सरकार जब से आई, हम 10 साल से डिफेंस रिफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, और यही नतीजा है कि हमारी सेनाएं अब डिफेंस प्रोडक्शन में एक्सपोर्टर बन गई है। और उन्होंने बताया कि मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि हमारी फौजों ने 5,000 ऐसे इक्विपमेंट्स, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, उनकी लिस्ट बनाई है कि अब हम उनका इंपोर्ट करना हमने बंद कर दिया, उसका निर्माण भारत में ही हो रहा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने 1 रैंक एंड 1 पेंशन का भी जिक्र किया, और इसके साथ ही उन्होंने अग्निपथ स्कीम के बारे में भी बताया कि वक्त बदल रहा है, 25 साल का एक लंबा वक्त है, अब हमें जरूरत है कि हम अपनी फौजों को और भी ज्यादा युवा और हर चीज से लड़ने के लिए तत्पर रखें। इसके लिए हमारी ये स्कीम लाई गई है। उन्होंने फौजियों को कहा कि मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं 140 करोड़ जनता की ओर से, क्योंकि आपकी वजह से हमारी सुरक्षा की गारंटी है। रमा, बिल्कुल। विशाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह के रिफॉर्म्स लगातार हुए हैं, सेना में कितनी मजबूती आई है, और उसके साथ ही जब देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है तो ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि और कितने गर्व का विषय है? जी, जाहिर सी बात है कि हमारे लिए ये बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि हमने बात की सेना के रिफॉर्म्स के ऊपर, और प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से तेजस का जो प्रोजेक्ट है, आज तेजस ने उड़ान भी भरी है यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि किस तरह से तेजस के प्रोजेक्ट को डब्बे में बंद कर दिया था। हम रफाल लेकर आए, हमने तेजस इस देश को दिया। हमारी सेनाओं के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि एक ऐसी सरकार है जो तीसरी बार चुनकर आई है, और मुझे यह मौका मिला कि मैं आज यहाँ पर विजय दिवस मना रहा हूँ, क्योंकि जो पुरानी
पुरानी सरकारें थी वो तो हिम्मत ही नहीं दिखाती थी कि वो विजय दिवस को एक्नॉलेज भी करे। दूसरी बात उन्होंने कही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, जो ये टनल है 4.1 किलोमीटर्स की, वो उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है रमा। ये बात सच है कि वो हिमाचल और लद्दाख को नज़दीक लेकर आएंगे, लेकिन इसके अलावा बॉर्डर पे जो ये टनल है, सेला टनल के बाद ये जो टनल है जोजिला की जो टनल है, जोजिला की माफ़ कीजिए, तो ये सारी जो टनल्स बनाई जा रही हैं ये इसलिए है क्योंकि बॉर्डर के पार जो नापाक इरादे हैं उनको कभी भी कामयाब नहीं होने देना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के साथ साथ हमारा इशारा, हमारी फौजों की नज़र चीन पर भी है, क्योंकि दोनों मिलकर हम पर हमला कर चुके हैं। 62 में चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया और पाकिस्तान 48, 65, 71 और उसके बाद यहाँ पर कारगिल 1999 में भी मुंह की खाई। और प्रधानमंत्री ने कहा 4 बार कोशिश की, नाकाम कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पर बिलीव करता है। प्रॉक्सी वॉर के जरिए वो दुनिया में अपनी मौजूदगी बताना चाहता है, लेकिन भारत उसके हर इरादे का, हर नापाक इरादे का मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि हमारी सेनाएं इस काबिल है और हमारी सेनाओं ने भरोसा जीता है हमारी 140 करोड़ की जनता का। बिल्कुल विशाल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे हम, प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म्स पर लेकर जो राजनीति हुई है उस पर भी करारा प्रहार किया और वर्तमान सरकार की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसका भी जिक्र किया। ये अपने आप में कितना अहम हो जाता है जब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए फैसले होते हैं, उनमें अहम निर्णय लेने होते हैं। देखिए रमा, अगर हम इतिहास की बात करें तो करीब 3 दशक से एक मजबूत सरकार नहीं मिल पाई। मिलीजुली सरकारें थी, यूपीए 1, यूपीए 2, और उसके पहले भी हमने देखा किस तरह से माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स ने रूल किया है यहाँ पर। और पिछले 3 टर्म से हमारे को एक मजबूत सरकार मिली है, तो उसका असर देखने को मिलता है जब आप कोई कड़ा कदम उठाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो स्कीम है अग्निपथ स्कीम की अगर हम बात करें, या फिर डिफेंस रिफॉर्म्स की हम बात करें, डिफेंस प्रोडक्शन की हम बात करें, डिफेंस एक्सपोर्ट्स की हम बात करें, ये तभी हो सकता है जब आप निर्णय लेने की स्थिति में हो। जब आपने ये निर्णय लिया कि 370 हटाया जाएगा और उसके बाद किस तरह की खुशहाली है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कश्मीर में के लिए बताया कि किस तरह से कश्मीर में खुशहाली लौटी है, किस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ी है। लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है उसमें अब 4G कनेक्टिविटी पर तेज़ी से काम चल रहा है। और इसी के साथ जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कैसे 370 हटने के बाद तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जो ये पहले सोचा नहीं जा सकता था। ना सिर्फ डिफेंस रिफॉर्म्स, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स, बल्कि एक ऐसा फैसला 370 को हटाना, ये एक मजबूत सरकार ही ले सकती है। बिल्कुल, एक बड़ा विजन, एक कड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति और उसके बाद जो फैसले लिए जाते हैं उसका असर, प्रधानमंत्री ने उसकी बात कही। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर गए, वहां पर जो सैनिक हैं उनके परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। ये अपने आप में दिखाता है कि शीर्ष नेतृत्व किस तरह से पल पल हर स्थिति पर नज़र बनाए रखे है और हर जज्बे के साथ, कड़ाई के साथ खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। 25वें कारगिल दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके शौर्य, उनके वीरता, उनके पराक्रम को रक्षा मंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल युद्ध के नायकों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर उन्होंने वीर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने कारगिल के वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने एक्स पर अपने संदेश में कहा, कारगिल विजय दिवस सेना के वीर जवानों के शौर्य के अटूट संकल्प का प्रतीक है। कारगिल में युद्ध में वीर जवानों ने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में पराक्रम की पराकाष्ठा का परिचय देते हुए दुश्मन की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया और कारगिल में पुनः तिरंगा लहराकर देश को गौरवान्वित किया। आज कारगिल विजय दिवस पर इस युद्ध में अपने साहस से मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं। आपके त्याग, समर्पण और बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं पाएगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कारगिल दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश शहीदों को नमन कर रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में हम ये कह सकते हैं कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में सिर्फ घोटाले होते थे, जबकि भाजपा हमेशा राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के सिद्धांत पर चलती है। आज ऐतिहासिक कारगिल विजय दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हिस्टोरिक थर्ड टर्म में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में डिफेंस में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, उस रिफॉर्म्स का आज रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने 3 विषय रखूंगा। डिफेंस के प्रोडक्शन में पिछले 10 वर्षों में आत्मनिर्भर हुआ है भारत। करीब 70% के आसपास हमारा जो रिक्वायरमेंट है डिफेंस का, वो आज भारत में ही बनता है। भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आप सबने देखा डिफेंस के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका वैल्यूएशन आज एक बहुत हाई वैल्यूएशन पहुंचा है। और सबसे बड़े गौरव की बात है कि भारत में बने डिफेंस उपकरण आज 80 देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। करीब 25,000 करोड़ से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स डिफेंस के हो गए हैं। आप याद कीजिए 10 वर्ष पहले परिस्थितियां ऐसी थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए भी बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज भारत आत्मनिर्भर है। साथ ही साथ डिज़ाइन में भी लीडरशिप ली है भारत ने। 350 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। अपने भारत का स्वयं के डिज़ाइंस के इक्विपमेंट, इवन आर्टिलरी गन जैसी चीज़ें आज भारत में खुद में डिज़ाइन होके उपयोग में आ रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। दूसरा विषय रखूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। आपकी याद कीजिए कांग्रेस के समय परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ डिफेंस मिनिस्टर बोलते थे कि सड़कें नहीं बनानी चाहिए, ऐसी हालत थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बॉर्डर एरियाज़ में 6,800 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर रोड्स बनाई है। हमारी सेनाओं के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ की व्यवस्था की है। तीसरा विषय रखूंगा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए हैं। पहला CDS, जो बहुत लंबे समय से डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में एक इंटीग्रेशन के लिए CDS की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, वो इस्टेब्लिश किया। थिएटराइजेशन की युद्ध की जो परिस्थितियां हैं उसमें किस तरह से तीनों की तीनों विंग्स एक यूनाइटेड वे में कर सके काम, उसके लिए थिएटराइजेशन किया। अगर हम डिफेंस की बात करें, भारत की रक्षा की सुरक्षा की बात करें, कांग्रेस के समय में केवल स्कैम्स होते थे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के सिद्धांत पे चलती है। 25वें कारगिल विजय दिवस 2024 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्मृतिका युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने स्मृतिका युद्ध स्मारक पर आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार साझा किए। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। 2 मिनट 9 सेकंड के इस वीडियो में कारगिल विजय की संपूर्ण शौर्य गाथा के मनोरम और भावुक कर देने वाले दृश्य हैं। भारतीय वायुसेना के इस पोस्ट को कुछ ही मिनटों में हजारों भारतीयों ने नमन किया।
कारगिल युद्ध की कवरेज के दौरान दूरदर्शन ने न सिर्फ लाइन ऑफ फायर पर खड़े होकर युद्ध की लाइव कवरेज की थी, बल्कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करते हुए दुनिया के सामने भारतीय पक्ष को सबूतों के साथ मजबूती से रखा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमियों में से एक करगिल में आज से 25 वर्ष पहले जब भारतीय सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब दे रहे थे, तब दूरदर्शन की निगाहों से ही देश ने पहली बार अपने सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सजीव ढंग से देखा था। करगिल का युद्ध पारंपरिक युद्धों से बिल्कुल जुदा था। इस युद्ध में दुश्मन पहाड़ की चोटियों पर बैठा था और भारतीय सैनिक पहाड़ की तलहटी से उन पर चढ़ाई कर रहे थे। कुछ हद तक मध्यकालीन युद्धों की तरह दुर्ग पर चढ़ाई करने की रणनीति की तरह भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों ने एक एक कर सभी पहाड़ी चोटियों पर फतह हासिल करते हुए पाकिस्तान को पराजय का स्वाद चखाया। दूरदर्शन संवाददाता रुद्रनाथ सान्याल उन चुनिंदा पत्रकारों में शुमार हैं जो सबसे पहले करगिल पहुंचे थे। वे याद करते हुए बताते हैं कि करगिल का युद्ध सबसे भीषण तो था ही, लेकिन इसी युद्ध ने भारतीय सैनिकों की क्षमता और दक्षता का परिचय दुनिया को फिर से दिखाया। भारतीय सैनिकों ने दिखा दिया कि वे हर मुश्किल परिस्थिति में डटकर मुकाबला कर सकते हैं। It was not a full-fledged war. It was not a maneuver war as was supposed to be. It was an interdiction warfare. Now, what is an interdiction war? Interdiction war is like the kind of war that used to be fought in the 18th century or even in the medieval times, where you had to capture a fort. So when you have to capture a fort, then you have to lose lives. So we couldn't actually cross the international border. We could, but India chose not to. India was fighting this war or operation along the line of control. And the Pakistanis had violated that in winter, occupied the peaks, which was supposed to be unoccupied, and then when summer, the snow melted, they took advantage of it, and they, from that height, they took the advantage and they started firing artillery shots at the Indian Army and the rest of the population. जून 1999 में करगिल अभियान ने यह भी दिखाया कि कैसे पाकिस्तान के मनोवैज्ञानिक हमलों को भारतीय सेना के त्वरित और साहसी पलटवारों ने पूर्ण रूप से विफल कर दिया। इसी के साथ दूरदर्शन ने भी अपनी कवरेज से साबित कर दिया कि ऑपरेशन विजय फुल फ्लेज मैन्यूवर वॉर नहीं था, बल्कि इंटरडिक्शन वॉरफेयर का उदाहरण था, जहां भारतीय सेना को एक पहाड़ नहीं बल्कि ढेर सारी पहाड़ियों पर चढ़कर जीत हासिल करनी थी। दूरदर्शन जब पहुंचा, वो जाके कारगिल जाके देखा, फिर वापस आए हम लोग। द्रास जो सीन ऑफ एक्शन है, केवल द्रास पंद्रास नहीं था, और भी जगह था वो, जैसे कि बटालिक सेक्टर, फिर आपका मॉस्को वैली, वो सब भी था। तो उसी रेट में जो हम देख के गए थे, यार ये तो शेल तो एकदम ऊपर से जा रहा है पूरा, तो वहाँ जाके हम लोग करके वो समझाया। और ये कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री खुद, उनके वहाँ से फ़ोन आया जब हम लोग आए वहाँ वापस, तो हमें बुलाया गया। उन्होंने बोला बहुत अच्छा कवरेज हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि दूरदर्शन आके समझाया वो, बिकॉज वो साइकोलॉजिकल ऑफिसर्स को ख़त्म कर दिया कि ये देखो ये तो इंटरडिक्शन वॉर है। अगर ये टाइगर, पहले दुनिया देखा कि टाइगर है क्या, टोलोडिंग क्या है, वो जो हिल है, वो जो पीक है, वो तो पीक एक पीक नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे पीक्स क्रॉस करके छोटा छोटा हिलॉक्स होता है, हिल होता है, फिर वो चीज़, तो उस पर टाइम लगेगा। वो 2 दिन 3 दिन में नहीं होता है, बिकॉज एयर सपोर्ट था, आर्टिलरी सपोर्ट भयंकर था, तो बहुत एडवांटेज था। लेकिन हमारे ब्रेव सोल्जर्स को, जवानों को, यंग ऑफिसर्स को जाके अपना झंडा गाड़ना था, उसमें टाइम लगा और पाकिस्तान को हारना पड़ा। एक मीडिया संस्थान के रूप में दूरदर्शन के लिए करगिल में ऑपरेशन विजय की कवरेज एक बड़ी चुनौती थी। भारतीय सेना की तरह दूरदर्शन ने भी न सिर्फ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया, बल्कि दुनिया के सामने करगिल की सच्ची तस्वीर रखी। दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विजय दिवस हर भारतीय के लिए सम्मान और गौरव की बात है। विजय दिवस भारतीय सेना के साहस और शौर्य की गाथा भी है, जिसने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया। कारगिल युद्ध उन जांबाज भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान की भी गाथा है, जिन्होंने इस युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया, और जिनकी चर्चा के बिना कारगिल युद्ध की विजय गाथा पूरी नहीं हो सकती। कारगिल युद्ध में असाधारण साहस और बलिदान के लिए 4 बहादुर सैनिकों को परमवीर से सम्मानित किया गया। आज हम
कारगिल युद्ध के उन शूरवीरों की बहादुरी के किस्से बताएंगे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोड़। After another bunker was captured, my company's success की नलवाज ये दिल मांगे मोर। आज भी ये युद्ध नारा कारगिल की चोटियों से गूंजता है और कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। साथ ही देश के दुश्मनों को यह चेतावनी भी देता है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारा भी हश्र वैसा ही होगा जैसा कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी फौज का हुआ था। कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना की 13वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स के आर्मी ऑफिसर थे। कारगिल युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा ने द्रास सेक्टर में 5140 पर दुश्मन के छक्के छुड़ाते हुए अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद उन्होंने पॉइंट 4875 पर दोबारा कब्जा करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुश्मन के ठिकाने को नष्ट करते हुए और अपने साथी को बचाने के क्रम में वो शहीद हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी वीरता की वजह से उन्हें कारगिल युद्ध के नायक के रूप में जाना जाता है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 18वीं ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का हिस्सा रहे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल पर करीब 5500 मीटर की ऊंचाई पर पाकिस्तानी सेना द्वारा बनाए गए बंकरों को नष्ट करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जितनी दुर्गम चढ़ाई थी उससे कई गुना ज्यादा उनका हौसला था। बंकरों पर कब्जा करने के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें 15 गोलियां लगी थी। इसके बावजूद असाधारण वीरता और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने न केवल दुश्मन के बंकरों को नष्ट किया बल्कि अनेक दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। उनकी असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मात्र 19 साल की आयु में परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले वे सबसे कम उम्र के सैनिक बन गए। ये जो परमवीर चक्र मेडल है ये इन्हीं वीरों के लहू का वो चिराग है। गौरव महसूस होता है कि उन्होंने प्राणों की आहुति देकर के एक चिराग मेरे सीने पर लगाया और इस देश को एक स्वर्णिम जीत का एहसास दिलाया, खुशी मनाने का मौका दिया और पूरा राष्ट्र आज इन वीरांगनाओं को, इन वीरों को, उन परिवारों को सत सत नमन भी करता है, श्रद्धांजलि भी अर्पित करता है और गौरवान्वित भी महसूस करता है। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने कारगिल युद्ध में दुश्मनों को परास्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें पाकिस्तानियों द्वारा कब्जा किए गए खालू बार टॉप को खाली कराने की जिम्मेदारी मिली थी। युद्ध में घायल होने के बावजूद अदम्य साहस का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पाक सेना द्वारा कब्जा की गई सीमा चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया। लड़ाई में इस वीर योद्धा ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार राइफलमैन संजय कुमार जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन के सदस्य थे। उन्होंने मुश्को घाटी में 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पॉइंट 4875 पर एक टॉप क्षेत्र पर कब्जा करने में अदम्य साहस का परिचय दिया। यह मोर्चा घाटी में एक महत्वपूर्ण ठिकाने पर था और राष्ट्रीय राजमार्ग 1A के पास था। इस पॉइंट पर कब्जा करते समय संजय कुमार लहूलुहान हो गए थे, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना वे दुश्मन पर टूट पड़े। वह तब तक दुश्मन से जूझते रहे थे जब तक पॉइंट 4875 फ्लैट टॉप दुश्मनों से पूरी तरह खाली नहीं हो गया। उनकी वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और कारगिल युद्ध के नायकों में मेजर सीबी द्विवेदी भी थे जो कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। शहीद मेजर सीबी द्विवेदी के परिवार के साथ द्रास में हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने खास बातचीत की। मेरे साथ है मेजर सीबी द्विवेदी का परिवार, वीर नारी, उनकी दोनों बेटियां। आइए मुझसे बात करते हैं और जानते हैं। रजत जयंती है, आपकी आंखों में अभी से आंसू दिखाई दे रहे हैं मुझे।
पहले भी हम बोले थे कि ये खुशी की और गम दोनों का आंसू है। ये एक्चुअली यहाँ आते हैं तो लगता है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं और उनसे हम मिलने जा रहे हैं। मेजर द्विवेदी की वजह से हम यहाँ पर इस दिन को मना रहे हैं। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था दोनों बेटियों को बड़ा करना? दुख में एक जो मेरा मतलब ये गए, मेरे हस्बैंड गए, उसके बाद शायद मुझे लगता है कि यही मुझे हिम्मत भी दिए कि दोनों को पालना है तो तुमको स्ट्रांग रहना है। और एक फौजी की बीवी होने के नाते हम लोगों को स्ट्रांग होना पड़ता है। तो यही है कि उनकी शक्ति शायद मेरे साथ थी कि मैं उस चीज को कर पाई। ये है वीर नारी के इमोशंस, उनके साथ उनकी बेटियां हैं। दीक्षा से हम पहले बात करेंगे। दीक्षा, छोटी बेटी आप हो तो पापा की लाडली भी आप जरूर रही होगी। आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है, किस तरह का इमोशन है? बहुत प्राउड फीलिंग है ये हमारे लिए कि हम यहाँ पे आते हैं और हम आसपास देखते हैं तो सोचते हैं कि ये आज़ादी, इस आज़ादी के पीछे मेरे पापा का हाथ है। मैं बोलती हूँ कि बहुत टाइम लगता है एक फैमिली जो अपने बहुत लव्ड वन को इस कंट्री के लिए सैक्रिफाइस करती हैं, बट थोड़े साल बाद वो फीलिंग प्राइड में बदल जाती है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, कारगिल। और मेजर प्राइम में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते। नई टेस्ट का असली टेस्ट